वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट NCF 2005 के बारे में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स को लेके NCF हम लोगों को क्या क्या बताता है। तो पहले हम देखते हैं कि NCF क्या होता है। NCF एक विज़न डॉक्यूमेंट है। विज़न डॉक्यूमेंट जो कि हमें ये बताता है कि हमें आगे क्या करना है, मतलब कि हमें बच्चों को कैसे कैसे चीज़ें सिखानी है और हम उनको क्या क्या सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए NCF ने कुछ नेसेसरी स्टेप्स भी उठाए हैं। जैसे पहला स्टेप उन्होंने क्या उठाया है कि उन्होंने NCERT की जो बुक्स हैं, NCERT बुक्स, इसमें क्या किए हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। अब चेंजेस क्या किए हैं कि जो पहले की NCERT बुक होती थी और जो NCERT आज की है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। पहले NCERT की बुक्स में ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंक्लूड नहीं थी। अब की NCERT बुक्स में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंक्लूड हैं। तो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न ये है ताकि बच्चे क्या है, करके कुछ चीज़ों को सीख सकें। जो भी उनका एक्सपीरियंस उससे वो गेन कर रहे हैं, तो उसी से वो अपनी जो प्री नॉलेज है उसको वो क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ठीक। सेकंड चीज़, NCF हमसे ये कहता है कि जो भी चीज़ें हैं या बच्चे को हम कुछ भी सिखा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल चीज़ें होनी चाहिए। और अवॉइड क्या करना है, अवॉइड हमको रॉट लर्निंग हमें अवॉइड करना है। यानी कि टीचर को क्या करना है कि बच्चे को कुछ भी चीज़ रटानी नहीं है, उसको बच्चे को चीज़ें समझानी है। ठीक। थर्ड, NCF ये कहता है कि जो एजुकेशन रहेगी वो अब क्या रहेगी, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहेगी। पहले क्या था कि पहले जो एजुकेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ टीचर ओरिएंटेड थी। ठीक। या हम ये कह सकते हैं कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। अब इसमें क्या होता कि जितने भी स्टेप्स थे, जितने भी डिसीजन थे, वो सभी को कौन लेता था, सिर्फ और सिर्फ टीचर। जैसे कि उसको क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वो सभी डिसीजन किसके थे, टीचर के थे। लेकिन अब NCF ये कहता है कि एक टीचर को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो एक बच्चा है वो किस इन्वायरमेंट से आ रहा है। ठीक है, वो किस परिवेश में रह रहा है, उसका कल्चर क्या है, उसको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एक टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब एजुकेशन कैसी हो गई है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो गई है। ठीक। तीसरा, कि जो भी टीचर पढ़ाए वो क्या होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है निर्माणवादी। निर्माणवादी या रचनावादी। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे अपने अनुभव से चीज़ों को सीखें। कि पहले उन्होंने, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो बच्चा क्या था कि बच्चे ने पहले एक डॉग को देखा, तो उसने अपना एक माइंड में ये चीज़ क्लियर कर ली कि हर हर वो चीज़ या हर एक जानवर जिसके 4 पैर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डॉग कहेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने नेक्स्ट डे क्या करा कि उसने एक एलिफेंट देखा। अब जैसे ही उसने एलिफेंट देखा तो उसने देखा इसके भी 4 पैर हैं, तो वो बोलेगा डॉग। लेकिन जब उसे अब एक्सपीरियंस हो गया है, अब उसको बाद में किसी ने बताया है कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये क्या है, एलिफेंट। तो अब उसे ये अनुभव हुआ कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट, अब जब कंस्ट्रक्टिविस्ट है तो NCERT में क्या कर दिया गया है कि NCERT में एक चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है जो पहले NCERTs में नहीं होता था, वो क्या है, एक्टिविटीज़। तो बच्चा जब एक्टिविटीज़ करेगा तो वो क्या करेगा, अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को सीखेगा भी। ठीक। अब हम चलते हैं NCF का क्या रोल है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। तो जब हम मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स के 2 एम होते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ाते हैं। पहली चीज़ तो है नैरो एम और दूसरी चीज़ है हमारे पास क्या, हायर एम्स।
तो जो नैरो एम्स हैं, नैरो एम्स तो सिर्फ और सिर्फ हमारे इसलिए हैं ताकि हम जो डेली लाइफ में जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। तो जो नैरो एम्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू डेली लाइफ। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल, बच्चा क्या कर सके, डिजिट्स को पहचान सके, नंबर, बच्चा क्या कर सके, एडिशन कर सके, बच्चा सब्ट्रैक्शन कर सके, बच्चा मल्टीप्लाई कर सके, और बच्चा क्या, डिवाइड कर सके। तो नैरो एम्स का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो मैथ्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सके। वहीं अगर हम हायर एम की बात करें तो हायर एम क्या करता है, ये फोकस करता है जो चाइल्ड है उसके लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी को, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, सेकंड उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, थर्ड उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको एनहांस करने की तरफ ये क्या करता है, ये फोकस करता है। तो हायर एम्स में हमें क्या करना है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कराना है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस कराना है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को भी क्या कराना है, हमें एनहांस कराना है। अब इन हायर एम्स को अचीव करने के लिए, कि इन हायर एम्स को हमें क्या करना है, अचीव करना है। अब इनको अचीव करने के लिए हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि जो हमारा करिकुलम है, कि जो हमारा करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, वो एम्बिशियस होना चाहिए, AMBITIOUS, एम्बिशियस करिकुलम। तो एम्बिशियस करिकुलम यानी कि महत्वाकांक्षी। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है कि मैथ्स में जो भी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे, मैथ्स सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करेंगे, उन चीज़ों की हेल्प से हम क्या कर सकें, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और उसकी क्रिएटिव थिंकिंग को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। ठीक, इसके बाद क्या आता है कि जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हम लोगों को पता है कि जो मैथ सब्जेक्ट रहता है, अब मैथ सब्जेक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे क्या है कि इसमें अलजेब्रा है, मैथ्स में क्या है कि मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री होती है। ठीक, मैथ्स के अंदर क्या है कि इसमें नंबर सिस्टम भी होता है। ठीक, तो जब टीचर पढ़ाए तो टीचर क्या कर पाए कि इन सभी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, कनेक्ट भी कर पाए। ठीक है, तो जब टीचर इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर लेगा तो बच्चे को ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, और हमारी बुक्स में भी इसी तरह से इनका होना चाहिए कि पहले जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद क्या है, अलजेब्रा, अलजेब्रा के बाद ही क्या है, ज्योमेट्री आए। तो यहाँ से जो टॉपिक आता है, जिसका नाम है, जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है, एम्बिशियस करिकुलम हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कोहेरेंट। तो कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट। हम जो भी चीज़ मैथ्स में पढ़ें या हम बच्चों को जो भी मैथ्स में पढ़ाएं, वो बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, ये तो वेस्ट है, इसको हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो टीचर को इस तरह से उसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को, ताकि उसको वो अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सके और उसे लगे कि हाँ ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि हमें हायर एम्स को क्या कराना है, अचीव कराना है, तो हायर एम्स को अचीव कराने के लिए हमारे पास ट्विन कंसर्न है, एक ट्विन कंसर्न। तो ट्विन कंसर्न्स में क्या होता है, जुड़वा सरोकार, जुड़वा सरोकार। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें क्या करना है कि हर एक बच्चे के माइंड को एंगेज करना है, एंगेज
ईच चाइल्ड माइंड। हमें हर एक बच्चे को क्या करना है, बिजी रखना है, ताकि वो क्या कर सके, जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। ठीक। दूसरी चीज़ हम लोगों को क्या करना है, डेवलप्स चाइल्ड रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है यहाँ पर जो चाइल्ड का ब्रेन है, चाइल्ड्स ब्रेन। ठीक है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट कर सकें, ताकि बच्चा क्या कर सके, क्वेश्चंस के बारे में सोच सके कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या उसको हम और किस नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इन चीज़ों के लिए क्या होगा कि हमारे लिए कि कुछ हमको सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी क्लासरूम में, सिचुएशंस, ताकि बच्चा मैथमेटिक्स को सीख सके। सिचुएशंस टू लर्न मैथमेटिक्स, कि वो मैथमेटिक्स को इजीली सीख सके। तो पहली जो सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन रहती है फियर फ्री क्लासरूम। ठीक। फियर फ्री क्लासरूम का मतलब ये हो गया है कि बच्चे के मन में इस चीज़ का डर नहीं होना चाहिए कि हाँ, कि अगर मैं गलत कर दूंगा तो टीचर मुझे डांटेगा। दूसरी चीज़ कि बच्चा जब मैथ्स को लेके बैठे या मैथ्स के जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे तो उसे इस चीज़ का भी डर नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैथ्स तो बहुत ज़्यादा टफ है, एक हवा नहीं बनना चाहिए। ठीक है। तो चीज़ क्या हो गई, फियर फ्री। सेकंड चीज़ आ गई कि एन्जॉय, कि बच्चा जब मैथ्स को सॉल्व करे तो उसे एन्जॉय मिले, उसे मज़ा आना चाहिए कि हाँ भाई मैं मैथ्स को आज सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, टीचर को ये चाहिए कि वो डिस्करेज करे रोट लर्निंग को, कि बच्चे हमारे चीज़ों को रटे ना, वो क्या करें, चीज़ों को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा वो समझें। अब चीज़ों को समझने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने करिकुलम में चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन करिकुलम। अब चेंज इन करिकुलम कैसे होगा? ठीक, कि करिकुलम में तो हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हाउ, किस तरह का चेंज होना चाहिए भाई? चेंज होना चाहिए कि जो भी चीज़ें रहें हम उनको क्या बनाएं, मीनिंगफुल बना दें, यानी कि डेली लाइफ से रिलेट कर दें। ठीक। अब इसके साथ साथ टीचर को क्या करना है कि टीचर को ये भी करना है कि जब वो बच्चे का असेसमेंट करें तो बच्चे का असेसमेंट कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव असेसमेंट। अब क्रिएटिव असेसमेंट का मतलब क्या है? क्रिएटिव असेसमेंट का मतलब ये है कि बच्चे को वो ओपन एंडेड क्वेश्चन दे। ठीक। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के अलावा वो उनको प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे। ठीक। उसको वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक। वो सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन ना दे कि जिन क्वेश्चन से हम उसके सिर्फ मेमोरी को ही चेक कर पा रहे हैं। मेमोरी का लेवल हो गया है कि यानी कि हमने उसे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं जिनको वो रट के आंसर दे रहा है। जैसे हमने उससे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पूछी तो डेफिनेशन तो बच्चा याद करके लेके आएगा, रट के लेके आएगा। हमने उसको सिर्फ फॉर्मूला बोला कि फॉर्मूला लिखो, तो सिर्फ जो हमारा असेसमेंट है वो सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। हमारा जो असेसमेंट इस तरह से होना चाहिए कि हम बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चन के बेस पे जज करें, प्रोजेक्ट बेस के क्वेश्चन पे जज करें, सिचुएशन बेस पे क्वेश्चन पे जज करें, ताकि बच्चा क्या कर सके, अपनी लॉजिकल रीजनिंग का वो यूज़ कर सके आंसर देने के लिए। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास क्या, क्रिएटिव असेसमेंट। साथ के साथ इसमें एक पॉइंट और आता है, एक क्या और भी काफ़ी पॉइंट है कि जो बच्चे हैं क्लासरूम में उनको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो क्या कर सके, खुद ब खुद एक एक नई नई प्रॉब्लम्स का वो निर्माण कर सके। ठीक है। तो कैन क्रिएट प्रॉब्लम, कि वो मैथ से रिलेटेड क्या कर सकें, कुछ प्रॉब्लम्स को वो क्रिएट कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि अब कि मैथ्स को सीखने के ही लिए इसमें सिचुएशंस और क्या होनी चाहिए कि बच्चा मैथ्स, अब मैथ्स कब सीखेगा, मैथ्स तो वो तभी सीखेगा जब वो स्कूल में आएगा।
ठीक है। स्कूल में आएगा तो स्कूल में आने के लिए उसको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। तो फ़ी अगर पे करनी है तो क्या होता है कि कहीं कहीं फ़ीस बहुत ज़्यादा है तो बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो एजुकेशन है, एजुकेशन हमारी क्या होनी चाहिए, वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए बच्चे के लिए। ठीक है, तो अफोर्डेबल एजुकेशन होनी चाहिए। सेकंड थिंग कि जो नेक्स्ट रहेगी वो ये होना चाहिए कि हम बच्चे को क्या कर सकें, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें, क्योंकि ये हर एक बच्चे का अधिकार है। तो ये हो गया हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए। ठीक, अब क्वालिटी एजुकेशन में अगर हम कुछ एग्जांपल लेके बैठें कि भाई कोई टीचर है, अब टीचर क्या है कि वो मैथ्स के बारे में जानता ही नहीं है कि बच्चे को मैथ्स पढ़ानी कैसे। उसको नॉलेज बतेरी है, उसको नॉलेज बहुत है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैथ्स को बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्वालिटी एजुकेशन में इंक्लूड हो गया। इसके साथ साथ अगर हमारे लिए और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे और क्या सिचुएशंस होती हैं कि सिचुएशंस ये होती है कि हम लोगों के पास जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं, पर प्राइमरी स्कूल्स जो कि क्या है 8 क्लास तक है। तो एनसीएफ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कहीं ना कहीं एनसीएफ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जो इंडिया है वो एक पुअर कंट्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं कि वो 8th क्लास तक ही पढ़ते हैं और उसके बाद वो स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप क्यों कर देते हैं कि भाई उनके पेरेंट्स पहले यहाँ काम कर रहे थे, अब कहीं और काम करने चले गए, अब वो इतने गरीब है कि उनके बच्चे भी उनकी हेल्प के लिए लग जाते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि 8th क्लास तक ही हम बच्चे को मैथ्स इस तरह से सिखा दें ताकि वो उस मैथ्स का यूज़ डेली लाइफ में कर सकें। ठीक है, वो नैरो एम्स को तो अचीव कर ही पाएँ, साथ के साथ नैरो एम्स को तो हम अचीव कर ही लें, साथ के साथ थोड़ा बहुत हम हायर एम्स को भी अचीव कर पाएँ। तो एनसीएफ ये भी कहता है कि 8th क्लास तक ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, टीचर को इस तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर आगे की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।